स्थिति ये थी कि जो स्कूल में जाते थे हम लोग तो अपने हाथ में चटाई लेके जाते थे, हम कुछ करेंगे। 15 साल की आयु में मैंने पूरा बिजनेस, इसका मतलब 0.001% की कैटेगरी में मैं आ चुका हूँ। तो आप अपना पैसा बना सकते हैं, तभी आप दूसरे का बना सकते हैं। Hey everyone, welcome to CA Beyond Practice, where we spotlight journeys of chartered accountants who have chosen to walk the roads less traveled. I am your host CA Harsha Agarwal, and today's episode is a special one. What happens when a seasoned CA blends ancient Ayurvedic wisdom with the modern business acumen? You get a story that transcends age, time, and conventional career paths. Well, we are talking about Chartered Accountant S.K. Dokania, who is a visionary entrepreneur and has established the company Ayushri Healthcare Products, who serves Ayurvedic products across India and beyond. So, what are we waiting for? Let's dive into deep conversation with him about lessons, legacies, and ancient India. So, welcome, sir. Pleasure having you. तो शुरू से शुरुआत करते हैं। प्लीज अपनी सीए जर्नी के बारे में बताइए। कैसे आपने किया, क्या आपके पेरेंट्स चाहते थे आप करें, क्या चैलेंजेस आए, प्लीज सब कुछ विस्तार से बताइए। मेरे लाइफ में सीए बनना ये ड्रीम भी नहीं था। क्यों नहीं ड्रीम था कि जो सिचुएशंस थी फैमिली की, उस सिचुएशन में सीए तो छोड़ो, पढ़ाई करना ही ड्रीम नहीं हो सकता। क्यों नहीं ड्रीम हो सकता है? उसका रीज़न ये था कि हम ऐसे एक गांव में जन्म लिए थे जहाँ पे सीए शब्द का सी भी किसी ने नहीं सुना था। वहाँ पे ग्रेजुएट नहीं होते थे 25-25 गांव में आसपास में, क्योंकि 1962 बॉर्न हूँ मैं, और स्कूल कॉलेज गांव में था नहीं, छोटी छोटी स्कूल होती थी। तो पढ़ाई वॉज ए चैलेंज, एंड दैट टू इन ए स्मॉल प्लेस लाइक बिहार के एक छोटे से गांव में। तो वहाँ स्थिति ये थी कि जो स्कूल में जाते थे हम लोग तो अपने हाथ में चटाई लेके जाते थे पढ़ने के लिए। वहाँ बैठने के लिए भी कोई चेयर या टूल या कोई व्यवस्था नहीं होती थी। अपने बैग में एक चटाई रहती थी, बैग नहीं झोला, और उस चटाई को ले जाके बिछा देते तो वहाँ बैठ जाते थे, फिर वापस अपनी चटाई को वापस ले आओ। तो दैट काइंड ऑफ स्कूलिंग वॉज देयर। तो आप सीए और बीकॉम और ग्रेजुएशन ये सब कल्पना नहीं कर सकते कि मेरे पिताजी लेकिन चाहते थे कुछ भी हो जाए, ऐसी परिस्थिति में, विकट परिस्थिति में भी हम कुछ करेंगे और हमको अपने बच्चों को पढ़ाना। और उन्होंने अपना सारा जीवन सुबह 3 बजे उठा देते थे ठंड में। मेरे और मेरे फादर के बीच में, मेरे मदर और फादर के बीच में इस बात को लेकर डिस्प्यूट होता था कि बच्चे को सोने भी नहीं देते, लेकिन उनको 3 बजे उठा के पढ़ाना, 4 बजे उठा के पढ़ाना, और एक दिन भी छोड़ते नहीं थे कि सुबह 6 बजे तक सो जाओ। और 5 बजे उठ के ट्यूशन के लिए किसी टीचर के घर भेज देते थे, अंधेरे में ब्लैंकेट लेकर के शरीर पे, जहाँ लाइट नहीं है, गांव है, सड़कें नहीं है, कच्ची सड़क है, वैसी जगह पे भेज देते थे टीचर के। वैसी परिस्थिति में पढ़ाई करना, उसके बाद स्कूल से आने के बाद, पढ़ाई के बाद चैलेंजेस क्या थे? स्कूल से आके जो हम लोग का बिजनेस था, जो पिताजी की एक छोटी सी शॉप थी, उस शॉप पे ग्रोसरी शॉप थी, उस शॉप में 5 बजे अगर स्कूल से आए तो 9 बजे तक भीड़ होती थी, वो अकेले कोप अप नहीं कर पाते थे। तो 9 साल की उम्र में मैंने पूरा काम संभालना शुरू कर दिया दुकान का। तो जो इट वॉज नॉट पॉसिबल कि पढ़ाई भी करो और ये भी करो, लेकिन सब हुआ। और फाइनली जब हम स्कूल में पास किए तो इस पिताजी के कारण आई पास विद फर्स्ट क्लास, और 12 साल तक उसके बाद हमें स्कॉलरशिप मिली बिहार गवर्नमेंट की। ये एक तरह का इंसेंटिव था। उसके बाद और रहा सा क्या हुआ, हमारी पढ़ाई बंद होने का कगार पे आ गई थी कि जब मैं 12th में था, उस समय कॉलेज में गया गाँव से दूर, तो वहाँ पे पिताजी का एक ट्रक से एक्सीडेंट हो गया और वो 9 महीने तक हॉस्पिटल में रहे। तो 9 महीने तक मैं देखने तक नहीं जा सका, तो मुझे दुकान संभालनी पड़ी, कोई नहीं है दुकान पे, तो मेरा बिजनेस संभालना पड़ा। उस समय मेरी आयु 14-15 साल की थी। 15 साल की आयु में मैंने पूरा बिजनेस संभाला। अब जब वो ठीक हो के आ गए तो बोले तुम वापस जाओ कॉलेज।
अब कॉलेज की स्थिति ये हो गई कि मेरे को तो कुछ आता ही नहीं, कॉलेज कभी अटेंड ही नहीं किया, तो बीकॉम का एग्जाम कैसे देंगे। लेकिन डर के मारे मुझे जाना पड़ा कॉलेज में, और कॉलेज में जाके एक दिन भी क्लास नहीं किया। जब फाइनल एग्जाम बीकॉम की हुई, वो भी ऑनर्स की, तो हम बोले हमको कुछ आता ही नहीं है, तो हम लिखेंगे क्या। इस दुकान का काम किया 12-12 महीने तक, एक दिन किताब नहीं खोले, कभी कॉलेज का एक क्लास नहीं अटेंड किए, तो कैसे पढ़ाई होगी। तो उस समय फिर एक डर कि फादर का सपना। तो हमारी कॉलेज के एग्जाम में खास बात हुई थी कि जो 9 पेपर या 8 पेपर थे, उसमें सब में 10-10 दिन का गैप था। अच्छा। तो 10-10 दिन में मैंने रात दिन पढ़ाई करके एग्जाम दी और ग्रेजुएट भी हो गया, पास हो गया। जिस दिन पास हुए, हम बोले अब पिताजी की इज्जत बच गई, चेहरा भी खाने के लायक नहीं बचेंगे। उसके बाद फिर मैं कलकत्ता आ गया सीए के लिए। पिताजी कहा मैं यहाँ रखूंगा नहीं, घर से निकाल दिया, जैसे वनवास होता है वैसे बोला मैं घर में रखूंगा नहीं, मेरे घर में खाने का हो चाहे नहीं हो, तुमको कलकत्ता भेजेंगे सीए करने के लिए। अब कहाँ से उनके मन में आया सीए क्या हुआ मुझे नहीं पता, बट कलकत्ता आने के बाद नए शहर में हम लोग के लिए कलकत्ता वाज लाइक गोइंग टू लंदन फ्रॉम अ विलेज। तो यहाँ आके अगेन वही चैलेंज कि आप तो एकदम गांव से आए, कुछ जानते नहीं है, कुछ आता नहीं है, कोई कनेक्ट नहीं है। उस वक्त हमारे यहाँ एक चाचा जी रहते थे। अच्छा। उन्होंने हेल्प की रहने के लिए, कहीं एडमिशन कराने के लिए, सारी हेल्प उनकी रही है सब कराने के लिए। और फिर एक कमरा था उनका, उस कमरे में हमने रह के बड़ा बाजार में एजुकेशन शुरू किया। अपने से खाना बनाना, अपने से पढ़ाई करना, अपने से अपना सारा काम करना, और दिन भर सीए का ट्रेनिंग करना। दिस वॉज माई रूटीन फ्रॉम 82 to 87। 5 साल मुझे लगे सीए करने में, और मैं इतनी टफ यात्रा में, बड़ा बाजार के पानी में, घुटने तक पानी है, कमर तक पानी है, उस पानी में रोज शाम को अपना सीए के इस ऑफिस से आ रहा हूँ, और आके कपड़े चेंज करके फिर सुबह नेक्स्ट डे जा रहा हूँ। ऐसी स्थिति में अपना जीवन बिताया, जब इतना कठिन तपस्या था और पेरेंट का आशीर्वाद था, जिसके कारण मैं सीए हो पाया। मेरा नंबर 54,120 था। मैंने कहा पूरे देश में अगर 100 करोड़ की पॉपुलेशन है, उसमें 54,120 ही लोग सीए हैं, तो मैं परसेंटेज अगर कैलकुलेटर में निकाल लूं तो इज नॉट पॉसिबल। कोई कैलकुलेटर में निकल नहीं रहा। इसका मतलब 0.001% की कैटेगरी में मैं आ चुका हूं। तो भगवान ने स्पेशल व्यक्ति बना दिया है। अब कुछ कर गुजरने की तमन्ना है, कुछ देने की तमन्ना है। बैक टू माई पेरेंट्स। यस। After passing the CA, I joined a job of 2,000 rupees and I decided to close everything of my father's business. वहाँ मेरे फादर का बहुत अच्छा बिजनेस हो चुका था उस समय तक। अच्छा। एक दिन में मैंने कहा फादर को बंद करके आप अब हमारे साथ रहिए। आपने हम बहुत दिन रखा, अब हम आपको अपने साथ रखेंगे। जबकि अपनी कैपेसिटी नहीं थी। किराए के घर में आकर हमने शुरू किया जीवन। उनको वहां से लाए। उन्होंने लाने के पहले बोला हमें एक मंदिर बनाना वहां पे अपनी निशानी। तो 6 महीने का समय लिया। 6 महीने में हमने हनुमान जी का, शिव जी का एक वहां घर के सामने मंदिर बनवाया। और उसके बाद उनको एज इट इज सब संपत्ति छोड़ के, सब बिजनेस बंद करके उनको कहा सेक्रीफाइस करिए। अब संपत्ति पिता पुत्र साथ में, यही संपत्ति है हमारी। तो ये हमारा, हम ये कह सकते हैं भगवान की इतनी बड़ी प्रेरणा थी कि फादर मदर को तुरंत लेके आए और साथ में हम लोग उनके साथ जो भी अच्छा कमाना कम कमाना उसमें अपना जीवन बिताया। और वहां से हमारी यात्रा सीए की शुरू हो गई। चैलेंजेस बहुत थे सीए में भी, इतने चैलेंजेस थे कि आप प्रैक्टिस करेंगे तो काम कहाँ से लाएंगे, नौकरी करेंगे तो 5,000 से ज़्यादा की नौकरी स्टार्ट नहीं होती है। तो सारे चैलेंजेस के बीच में कुछ ऑप्शन नहीं समझ में आता था। 4 साल हमने नौकरी की। अच्छा। 5,000 से 8,000 की नौकरी रही हमारी। उसी में अपने जीवन को चलाना, कैसे चलाना ये सीखा। कम पैसे में जीवन कैसे चलाना ये सीखा। फिर मेरे को लगा कि अब ये नौकरी से तो अपने आगे का जो सपना जितना कोई पूरा नहीं होगा। इमीडिएटली मैंने कहा कि ये हिम्मत करो, जो फियर है ना उसको खत्म करो। ये जो नौकरी छोड़ने के बाद फियर होता है कि हमारा काम कैसे चलेगा, तो मैंने एक दिमाग में लाया एक विचार। वो विचार मेरा बहुत स्ट्रांग विचार है और ये विचार मैं सबको देना चाहता हूँ। फियर पे कंट्रोल करना सीख लो, फ्रीडम फ्रॉम फियर कर लो। फियर अगर आपके दिमाग से निकल गया, चाहे मरने का फियर हो, चाहे कम कमाने का फियर हो, चाहे परिवार में कोई समस्या हो, जितने भी तरह के फियर हैं उस फियर को खत्म कर दो, जीरो कर दो। जीरो जब कर दोगे तो तुम्हारे कदम लड़खड़ाएंगे नहीं। कुछ भी डिसीजन लोगे सारे डिसीजन में कर पाओगे।
और हमने नौकरी छोड़ के अपना काम शुरू किया। काम शुरू करके हमने बहुत बड़ा काम 2 साल में किया जो जीवन में पॉसिबल नहीं था, जो सपने भी लोग नहीं देख सकते हैं। आई स्टार्टेड ए करियर विद मर्चेंट बैंकिंग। आई हैंडल मोर देन 75 पब्लिक इशूज, जिसमें कि हमें नॉलेज भी नहीं था, तो रात दिन पढ़ के नॉलेज गेन किया। 75 पब्लिक इशू अक्रॉस कंट्री हैंडल किया हमने, सेबी को हैंडल किया। बहुत सारा एक्सपीरियंस हुआ। इंडिया के 100 प्रमोटर से कम उसमें मिले, जिनके की पब्लिक इशू की प्लानिंग करी, फंड रेजिंग की प्लानिंग करी। धीरे धीरे कंसल्टेंसी बिजनेस को आगे बढ़ाया और 1987 से लेके 2007 आते आते लगभग 20 साल में हमने ये तय किया कि अब हम इंडिपेंडेंट लाइफ अपना सब कुछ की तरह से बना सकते हैं और अच्छा काम कुछ कर सकते हैं, बिकॉज ऑफ द एक्सपीरियंस एंड नॉलेज एंड आउट ऑफ फियर होने से। फिर हमने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की मेंबरशिप ली 2007 में, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की मेंबरशिप ली, अपना ऑफिस किया। हमने अपने ऑफिस में 10-10, 20-20 लोगों को रखा। तो हमने ये कहा कि अब हमारी ये पोजीशन होनी चाहिए कि अब हम लोगों को तैयार करें, उनको हमारी तरह का तैयार करें। तो हमारे पास जितने लड़के आए वो अच्छे लड़के तैयार हो गए। किसी की सैलरी अभी 50 लाख की एनुअल है, किसी की 20 लाख की है, किसी की 70 लाख की है। ये मेरे करियर में ऐसा भी संभव हुआ बिकॉज आई थॉट लेट मी मेक पीपल, मतलब उसकी कैपेसिटी इतनी बना दो कि जिससे वो कुछ कर सके जीवन में। तो वो भी मेरा सपना पूरा हुआ। उसके बाद हमने 15 साल करीब एनएससी बीएससी की मेंबरशिप भी चलाई। अच्छा। जिसमें हमने इन्वेस्टर का वेल्थ क्रिएट करने की सोची और उसमें ईमानदारी से मैंने इन्वेस्टर्स की वेल्थ क्रिएट करी। मेरा इन्वेस्टर वेल्थ क्रिएशन में ये थॉट प्रोसेस था कि अगर आप अपना पैसा बना सकते हैं तभी आप दूसरे का बना सकते हैं। बहुत सही बात है। अगर आप ये सोचते हैं कि हम दूसरे का पैसा बनाते हैं और आप अपना नहीं बना सके, इसका मतलब यू मेकिंग द पीपल फूल। तो हमने ये उस 15 साल में कोशिश करी कि अपने के पैसे को मल्टीप्लाई करो बाय इन्वेस्टमेंट। और इन्वेस्टमेंट में तब आप महारत हासिल कर सकते हो। आपका पैसा अगर बैंक इंटरेस्ट 6% का है और दूसरा इंटरेस्ट 10% का है, आप अगर 10% से रेट से ग्रो करते हो तो आप कुछ भी नहीं, फिर तो पैसा ही कमा रहा है। आप अपनी IQ से, अपनी बुद्धि से, अपने शार्प नॉलेज से अगर आप पैसा 10% की जगह 20% के रेट से कंपाउंड कर रहे हो तो देन यू आर ए वेल्थ क्रिएटर। 25% से कर रहे हो, यू आर ए वेल्थ क्रिएटर। तो हमको भी अपना वेल्थ क्रिएट करना, दूसरे का भी क्रिएट करना। तो ये यात्रा हमारी इस तरह से चली। इस बीच में एक चैलेंज हमारे पास हुआ कि अर्ली एज में शादी होने के कारण हमारे 2 बच्चे हुए। उनकी परवरिश भी इसी कठिन यात्रा में हमें करनी थी, नौकरी के पीरियड में ही समझ लीजिए। तो दोनों बच्चों को हमने ये सोचा कि हम जो चाहते हैं वैसा बनाएंगे। उसमें हमारी पत्नी का बहुत बड़ा योगदान रहा। तो जैसा हमें बनाना है वैसा हमें करना है। तो हमने उस डेट से वैसा करना शुरू किया कि जैसा हम चाहते मेरा बच्चा बने। तो जब वो देखेगा तो वैसा ही करेगा। तीसरी जगह तो आएगा नहीं ना उसको सीखने के लिए कुछ। तो वो वैसा बनाते 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 आई एम सेइंग कि आई एम ए सक्सेसफुल पेरेंट। मदर फादर दोनों का रोल होता है उसके जीवन में। तो माय सन इज चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑलरेडी, माय डॉटर इज CFA इंटरनेशनल। तो आई कैन से कि दे आर जेम्स, नॉट इवन बेटर देन जेम्स। जेम्स तो फिर भी एक वैल्यू होती है जिसको कैलकुलेट कर सकते हैं। दीज जेम्स आर इनवैल्यूएबल। तो आई हैव गॉट बोथ द जेम्स। नाउ कमिंग टू द अदर सक्सेसेस ऑफ लाइफ। ये तो सक्सेस मेरी परिवार की, फैमिली की। मेरे परिवार में मेरा एक छोटा भाई है, ही इज आल्सो ए चार्टर्ड अकाउंटेंट। अच्छा। LLB कॉस्ट अकाउंटेंट। So even he has got everything same. Even he has 2 sons. Okay. Both have done MBA from Singapore. So he is also 100% dedicated to the family, and we are very close each other. So ये भी हमारा परिवार में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। जहाँ लोग आज के दिन में एक साथ नहीं रहते हैं, तो हम लोग कम से कम विचारों से एक साथ रहते हैं, अलग अलग है, मन एक साथ है, तन अलग अलग है, बाकी सब कुछ एक है। Now coming to, you had a question about my business now. Yes. आपको ये आयुर्वेदा में कहाँ से रुचि? अब आयुर्वेदा की रुचि की बात ये है, मैं आपको एक बात मैं स्टोरी के तौर पे बताना चाहता हूँ। उसमें आपको जो सही लगे, बट फैक्ट है। फैक्ट ये है कि जब मैं स्कूल डेज में था तो हम लोगों को जब खांसी सर्दी होती थी तो गांव में तो डॉक्टर्स नहीं थे। डॉक्टर के लिए 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा और जाने के साधन नहीं होते थे। तो घर में ही माँ जो है कोई ना कोई चीज का काढ़ा पीस के बना के चटा देती थी, खिला देती थी।
2 साल की उम्र में भी मुझे बहुत खांसी होती थी, तो उस समय 1 रुपया लगता था कोई डॉक्टर का फीस, कंपाउंडर का 1 रुपया। तो मेरी मदर फादर को जिद करके कहते थे 1 रुपया दीजिए, उसको बुलाइए और उससे कोई ना कोई दवाई दिलवाइए, इसका मैं बीमारी देख नहीं सकती हूँ। तो वो उनका एक विचार था और दया ममता जो कहिए था। तो 1 रुपया लेके वो डॉक्टर आता था हमारे घर में, तो लोग बुलाते नहीं थे 1 रुपया के लिए, क्योंकि 1 रुपये की कीमत बहुत बड़ी, 1965 की बात बता रहा हूँ। तो तब से माँ जो है घर में कुछ ना कुछ अपना घर का नुस्खा दे के करती थी, जिसको हम लोग कहते हैं दादी माँ के नुस्खे। उसके बाद क्या हुआ कि 2005 में एक बार मैं कोई रेलवे स्टेशन पे जयपुर में बैठा था कोई ट्रेन के लिए, तो वहाँ पे एक किताब मिली मुझे। उसमें लिखा हुआ था, किताब का शीर्षक जो था वो लिखा हुआ था कि घरेलू इलाज कैसे करें। और वो लिखने वाले थे वहाँ के जयपुर के आयुर्वेद कॉलेज के प्रोफेसर। तो किताब हमें ऐसी लगी कि वो डॉक्टर है किताब। आप घर में अगर वो किताब रखते हैं तो आपके डेली की जितनी समस्याएं हैं उस किताब में घरेलू इलाज है। और इलाज में केवल आपके किचन में जो सामान रहता है उससे इलाज हो जाएगा। 80% जो लिस्ट है सामान की वो किचन वाली है, मतलब हमारे घर में डेली मिलता है वो सामान। यस। तो वो किताब से हम इतने प्रभावित हुए, उसके बाद मैंने 2000 किताब नेक्स्ट 5 इयर्स में मंगाई। 200 किताब हर साल मंगाते थे और लोगों को बांटते थे कि भाई घर में डॉक्टर को रखो, ये किताब डॉक्टर है। ये भी मेरा एक पैशन वहां से स्टार्ट हुआ आयुर्वेद में। उसके बाद क्या हुआ था कि एक बार हमारे पिताजी की तबीयत बहुत भयानक खराब थी, तो अगले दिन ही हम बॉम्बे से आए थे और उनको अस्पताल में भर्ती करना था। कफ चेस्ट में जमा हो गया था। तो उसी समय सुबह मेरी वाइफ ने वो किताब पढ़ी कि जब जाएंगे डॉक्टर के यहाँ भर्ती होने तब जाएंगे। उसमें एक फॉर्मूला दिया हुआ था कि चीनी और खाने का सोडा मिला करके तवे पे गरम करके उसकी पुड़िया बना के खिला दीजिए तो सारा कफ निकल जाएगा। उस किताब में लिखा था। तो उसने बना के वो 10-12 पुड़िया उनको दे दी और शाम तक में उनका कफ रोज दिन भर में निकलना चालू हो गया। तो मुझे और आयुर्वेद की शक्ति का समझ में आया कि कितना पावर है भाई। वो 1 रुपए की भी पुड़िया नहीं है, उससे शाम तक ठीक हो रहा है। हॉस्पिटल में जाते 50,000 का बिल बनता है, 7 दिन रहना पड़ता है। इसके बाद और एक बड़ी भक्ति आयुर्वेद में ये आई कि 2008 आते आते हमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम अपनी शुरू हुई। वो हुआ फिशर फिस्टुला की बीमारी हो गई। और फिशर फिस्टुला में क्या होता है, ब्लीडिंग होती है। और हम यहाँ कलकत्ते के कई डॉक्टरों को दिखाया, उन्होंने कहा कि आपको इसका सर्जरी कराना पड़ेगा। तो एक दिन तो ऐसा हुआ सर्जरी के लिए हम लोग भर्ती होने के लिए हाँ बोल दिए। फिर अचानक हमारे मन में आया कि सर्जरी, किसी ने बताया कि सर्जरी कराने से भी पाइल्स जो है फिशर फिस्टुला रिलैप्स होता है 3-4 साल में। तो मैंने कहा फिर करा के फायदा क्या, परमानेंट इलाज नहीं है। तो मैं यहाँ से हरिद्वार चला गया पतंजलि में दिखाने के लिए। तो वहां भी बोला कि भाई इसका जो इलाज है आयुर्वेद में है, एक तरह की सर्जरी होती है, बट उसमें 7 दिन तक उसका स्टिच करना पड़ता है और वो 7-7 दिन के डिफरेंस में होता है। मतलब आपको हर वीक यहाँ आना पड़ेगा। 1 वीक के एंड में स्टिच किए, फिर आपके 1 वीक बाद एक स्टिच करेंगे, 7 स्टिच करेंगे, उसके बाद वो ठीक हो जाएगा। तो 7 बार जाना हरिद्वार पॉसिबल नहीं था और 50 दिन रहना पॉसिबल नहीं था। तो वापस आ गए। फिर हम गए BHU में, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, वहाँ के आयुर्वेद सेक्शन में। उन्होंने भी यही बताया। तो हमारे पास इलाज कहीं नहीं था। तो लास्ट में एक बार क्या हुआ कि एक परशुरामपुरिया जी थे, हमको मॉर्निंग वॉक में मिले विक्टोरिया में। ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि वो मिले और पता चला वो आयुर्वेद की फैक्ट्री चलाते हैं। तो हमको बोले कि आओ चाय पीने के लिए मेरे ऑफिस में। मेरे से वो 20 वर्ष बड़े, 30 वर्ष उम्र में। उनकी उम्र मेरे से 30 साल ज्यादा थी। तो मेरे तो पिताजी के समान हो गए एकदम। तो जब बोले कि मेरे ऑफिस आओ चाय पीने के लिए, तुम्हारे से बात करके बहुत अच्छा लगता है, मेरा नया नया परिचय हुआ था, तो वो इतने आकर्षित हुए कि मेरे को रोज फोन करने लगे एक बार ऑफिस तो आओ। तो मैं उनके ऑफिस गया, चाय पिया उनके साथ। फिर बोले कि एक बार और आओ अगले हफ्ते। तो हम 2-4 हफ्ते उनके ऑफिस में गए। फिर धीरे धीरे समझे उनका बिजनेस। तो पता चला वो 300 तरह की आयुर्वेदिक दवाई बनाते हैं। अच्छा। फिर एक दिन उनके एक सेल पे यहाँ पे कुछ डब्बे उब्बे रखे थे, उसमें एक डब्बा मैंने उठाया और ऐसे डब्बा उठा के देखना शुरू किया। उसमें पता चला लिखा हुआ फिशर फिस्टुला पाइल्स की दवाई। अच्छा। उनके बगैर बताए। फिर मैंने उनको कहा कि ये डब्बा मैं ले जाता हूँ। मैं उनको बोल के ले आया। वो डब्बा मैं 7 दिन खाया। पाउडर था एक तरह का, और 7 दिन में मेरा 80% बीमारी ठीक हो गया।
तो इतना अमेजिंग लगा कि आयुर्वेद में इतनी शक्ति है। और मात्र 70 रुपए का डब्बा है। तो 70 रुपए का डब्बा 7 दिन में मुझे इतना ठीक कर सकता है। तो फिर मैं उनके यहाँ से कार्टून दवाई मंगा के खाता रहा। आज 16 साल हो गए हैं उस बात को। फीसर, पाइल्स, फिस्टुला कहाँ गया पता नहीं। इसके बाद मैंने उनके यहाँ से डब्बे मंगा के काफी लोगों को बांटे कि ऐसे जिसको बोलते हैं कि आप दूसरे के प्रति सद्भाव रहे, दूसरे का भला करने का सोचते हैं, क्योंकि परोपकार से बड़ा धर्म नहीं है। तो मैंने बांटा भी, खुद भी खाया। तो 16 साल से मैं बीमारी से मुक्त हूँ। उस समय से मेरे झुकाव आयुर्वेद की तरफ बहुत जोर से हुआ। उसके मिलने के 8 साल बाद 2016 में उनकी कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस आ गई और वो हमसे शेयर करना शुरू कर दिया कि मेरी ये दिक्कत आ गई। और उनको लगा कि ये फैक्ट्री हम नहीं चला सकेंगे। अच्छा। और मेरा पैसा बहुत था उसके प्रति। तो मेरा वो लव यू टू मच जो उस प्रोडक्ट के प्रति और उस कंपनी के प्रति लगाव था, वो इतना जागृत हो गया पैशन कि मैं, मेरा जो दूसरा काम है सीए का प्रोफेशन प्लस मेरा ब्रोकिंग का फर्म, दोनों पे मेरा पूरा फुल फोकस है। टाइम नहीं है, उसके बावजूद मेरा उधर झुकाव होना शुरू हो गया। और फिर वो हमसे जब बात करते रहे तो लगा कि इनको आज नहीं तो कल बेचनी पड़ेगी फैक्ट्री, वो चला नहीं पाएंगे, फाइनेंस की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो उनको मैंने काफी हेल्प करी, कई सारे बायर को बुलाया, दिखाया, लेकिन कोई तरह से किसी के साथ डील मैच्योर नहीं हुई। उनको बेचना ही था। तो फाइनली मेरा इतना झुकाव था, इतना पैशन था, मैंने कहा मेरा सब कुछ बेच के, अपनी सारी चीजों को बेच के भी मैं खरीदने तैयार हूँ। लेकिन मुझे लगा कि सारा बेच के भी मैं खरीद नहीं पाऊंगा, बिकॉज वैल्यू वाज सो बिग। इट इज ए 40,000 स्क्वायर फीट बिल्डिंग, इट्स ए 70 कट्ठा प्लॉट, इट्स ए वर्ल्ड क्लास यूनिट, मैन्युफैक्चरिंग 300 प्रोडक्ट्स, approved by Ayush Ministry, all products, and 90% was being exported. Okay. तो एक्सपोर्ट क्वालिटी प्रोडक्ट, अच्छे प्रोडक्ट मैं यूज करके देख चुका हूँ। तो मेरा झुकाव बहुत हुआ और फैक्ट्री ऑलमोस्ट बंद के कगार पे थी, टर्नओवर 0। फिर मेरे को एक मेरे मित्र मिले, बोले कि चलो आधा पैसा मैं दे देता हूँ, आधा तुम दे दो, हम दोनों, तुम तुम्हारे लड़के को काम में लगा देना, मैं मेरे लड़के को काम में लगा दूंगा। तो दोनों मिलकर हम लोग वो फैक्ट्री खरीद लिया। That day my dream fulfilled कि एक इतने बड़े बिजनेस को, जो मैं कभी बिजनेस किया नहीं हूँ, प्रोफेशनल में लोग 1000 रुपए की फीस के लिए काम करते हैं, और ये इतना बड़ा एम्पायर चलेगा कैसे। तो आप ये टर्नओवर 0 से अब जो सक्सेस स्टोरी है वो बताइए। वो उसमें ये है कि हमारा इतना पैशन है, उसमें हम लोगों ने अपना खून पसीना डाल दिया पूरा। अच्छा। 9 साल हो रहे हैं अभी, 8 साल कंप्लीट हो गए, 9वां साल चालू हो रहा है। 8 साल में हमने इतना ब्लड उसमें इन्फ्यूज किया, लेबर, मनी, एवरीथिंग, क्योंकि वो पैशन और वो एक वो है दिमाग में कि भाई इसको हम सक्सेस करके ही छोड़ेंगे। तो इसलिए उसमें लगे हुए हैं। टुडे वी हैव रीच्ड टू 29 कंट्रीज जहां हमारे प्रोडक्ट हैं। वी हैव रीच्ड टू ऑलमोस्ट मोर देन 1 करोड़ कस्टमर, जो एक साथ में करोड़ नहीं बोल सकते हैं कि अगर हमने 1 करोड़ से ज्यादा पीस एक्सपोर्ट की है तो कोई ना कोई यूज किया है। दैट मीन्स मोर देन 1 करोड़ पीपल हैव यूज्ड। अच्छा। मल्टीपल टाइम्स में यूज किया होगा या बार यूज किया होगा। तो 1 करोड़ से ज्यादा हमारा पीस का एक्सपोर्ट हो चुका है। और वर्ल्ड के किसी भी ऐसे जगह पे जहाँ कंप्लायंस की कितनी भी जरूरत है, वो सारे कंप्लायंस में पास हुआ है, सारे रेगुलेशंस में पास हुआ है। और today we have more than 500 product which is being researched by our team. Wow. We have good team of research. R&D हमारी रात दिन चलती रहती है, उस पर पूरा फोकस है। अभी हम लोग 8 साल से एक जैसे स्टार्टअप कंपनी होती है ना, जहां आप सुनते हैं कि ये कंपनी को इतना घाटा लग रहा है, इतना मनी बर्निंग कर रहे हैं, कमा नहीं रहे, तो अभी मैं 8 साल से मनी बर्न कर रहा हूँ। वो पैशन भी भगवान ने मुझे दिया है, ये भगवान की कृपा है। बिना कोई अर्निंग के my son is looking after the entire team, entire business, since he's a chartered accountant. Okay. And he's 10 साल में जैसे होता है ना, ट्रेन हो गया, कैपेबल हो गया है, तो everything is being looked after by him and I am just mentoring. तो अभी आप लोग ऑनलाइन भी बेच रहे हैं कि ऑफलाइन? इस साल में 2025 में हमने ऑनलाइन स्टार्ट किया है, इसके पहले नहीं कर रहे थे। अच्छा। और एक प्रोडक्ट से स्टार्ट किया है 2025 में। वो एक प्रोडक्ट हमारा इस 7 महीने नहीं बोलेंगे,
5 महीने फरवरी में लॉन्च किया था। वो 5 महीने में एक प्रोडक्ट जो है हमें इनोवेशन चैंपियन का एक सर्टिफिकेट दिला दिया एक प्रोडक्ट में। अच्छा। वी हैव रिसीव्ड इनोवेशन चैंपियन सर्टिफिकेट फ्रॉम ए इंडियाज नंबर 1 कंपनी। अभी 5 दिन पहले दिल्ली में इवेंट हुआ था, वहाँ हमें उसका सर्टिफिकेट मिला है। तो ऑनलाइन जाके देखने से पता चल जाएगा कि वी हैव गॉट दैट इनोवेशन चैंपियन सर्टिफिकेट। द प्रोडक्ट इज बीइंग लाइक्ड इन 5 months। इट्स ए ट्रिमेंडस सक्सेस स्टोरी। जो हमने 10 साल में नहीं किया वो 5 महीने में उस प्रोडक्ट में दिया। एक दूसरा प्रोडक्ट अभी हम लोगों ने 1 महीने पहले और लॉन्च किया है। अच्छा। ऑनलाइन पे ही। उस प्रोडक्ट के पीछे मेरा एक ड्रीम है। अच्छा। वो ड्रीम क्या है कि जो मुझे पाइल्स फिस्टुला 10-15 साल पहले हुआ था, मैं पूरे देश के लोगों को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर वो प्रोडक्ट का सेवन लोग करते हैं, वो उसी का जिसको मोर रिसर्च फॉर्मूला है, एक तरह का शरबत बना के आपको पीना है। मात्र 9 ग्राम का एक पाउच है। अच्छा। वो पाउच को 1 गिलास पानी में घोल के पीना है एक बार से। अगर एक बार पीते हैं, अभी मैंने कल ही एक रिपोर्ट पढ़ी थी कि इंडिया में 47% से ज्यादा लोग ओबेसिटी के शिकार हो चुके हैं बिकॉज ऑफ द फूड हैबिट्स। जो आप फास्ट फूड कहिए या दूसरे फूड कहिए खा रहे हैं, ओबेसिटी हो रही है। मेल फीमेल दोनों में हो रही है, जो अपने आप में बहुत बड़ी बीमारी है। तो मैं सभी को एक मैसेज देना चाहूंगा, अगर आप एक पाउच शुरू करते हैं तो आपकी ओबेसिटी भी खत्म होगी और आप जिंदगी भर निरोग रह सकते हैं। इस आयुर्वेद में इतनी शक्ति है। और किसी तरह की पेट की कोई समस्या अगर है तो खत्म हो जाएगी, नहीं है तो होगी नहीं। तो आप अपने जीवन को मस्त निरोग रखना चाहते हैं उस प्रोडक्ट को, बिकॉज मैं 16 साल से ले रहा हूँ। अच्छा। और वो एक्सपीरियंस मैं शेयर कर रहा हूँ। और उस 16 साल में मैं एक दिन बुखार नहीं हुआ, बीमार नहीं हुआ। आपका इम्यून सिस्टम अच्छा हो जाता है, आपकी डाइजेशन कैपेसिटी अच्छी हो जाती है, स्टमक का रोज सर्विसिंग हो जाता है, जैसे गाड़ी सर्विसिंग करते हैं वैसे सर्विसिंग हो जाता है। तो डिटॉक्स हो जाता है फुल्ली। वंस इट इज डिटॉक्स तो आपके दूसरी जितनी प्रॉब्लम है, जैसे स्किन की प्रॉब्लम हो, ओबेसिटी हो, हेयर फॉल हो, आपके शुगर हो, प्रेशर हो, सब अपने आप धीरे धीरे नीचे हो जाता है बिना मेडिसिन के। लोग क्या है, बहुत मेडिसिन में बिलीव करते हैं। जैसे कोई विटामिन सी का टैबलेट ले रहा है, B12, या फिर अगर कोई स्किन में प्रॉब्लम है तो इंस्टेड ऑफ गोइंग टू आयुर्वेदिक नॉर्मल मेडिसिन ले रहा है। तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? उनके लिए, सबके लिए मेरा मैसेज रहेगा, ये सब जितनी चीजें आप ले रहे हैं ये सब आर्टिफिशियल है। आयुर्वेद 100% नेचुरल है, 100% ऑर्गेनिक है। आयुर्वेद का मतलब होता है ये पत्ता देख रहे हैं, ये फूल देख रहे हैं, ये दूसरी वो स्टिक्स देख रहे हैं, ये सब मेडिसिन है। फर्क इतना ही है कि आपको इसको पहचानने की और उसको फॉर्मुलेट करने की आपकी जानकारी होनी चाहिए। तो आयुर्वेद की जो किताबें है 5000 साल पुरानी जो भी है, उसमें सारे के फॉर्मुलेशंस दिए हुए हैं। उसी को देख के फॉर्मुलेशन बनाए जाते हैं, उसी को रिसर्च करें हम लोग। और उसके लिए बनाने की भी प्रोसेस है, तो आयुर्वेदिक प्रोसेस से बनाते हैं, मतलब जैसे आप ऐसे तैसे नहीं बना सकते। तो अगर प्लांट इज अप्रूव्ड बाय द मिनिस्ट्री for manufacturing Ayurvedic products, and then the formulations are separately approved by Ayush Ministry. तो हमारे प्रोडक्ट वर्ल्ड क्लास हो जाते हैं और हमारा जो उसका इफेक्ट है, नेचुरल प्रोडक्ट है, तो आपके पास इफेक्ट रियल होता है और उसके साइड इफेक्ट जीरो होते हैं। आप जो दूसरी चीजें जितनी ले रहे हैं आर्टिफिशियल चीजें, उसके साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा है। तो आप अगर आयुर्वेद को, रियल आयुर्वेद को अच्छे आयुर्वेद की कंपनी से लेते हैं तो आपका गारंटी है इस बात का कि आपको साइड इफेक्ट जीरो है उसका, और उसके गुड इफेक्ट्स तो आपको मिलने ही मिलने हैं। इसमें कोई डाउट नहीं, चाहे हमारी कंपनी का हो या नेशनल लेवल की जो बड़ी कंपनियां हैं, उनके सारे कंपनियों के प्रोडक्ट अच्छे होते हैं। आपने सर जो अपना ये पूरा जर्नी बताया, जो चैलेंजेस बताए, उसके बाद आपने खुद पे सब कुछ लेकर अपना जो पूरा एम्पायर खड़ा किया, दिस इज रियली वेरी वेरी इंस्पायरिंग एंड बहुत कुछ सीखने मिलता है। तो आज की जनरेशन जो हमेशा शॉर्टकट ढूंढती है या फिर लैक ऑफ पेशेंस है, जल्दी गिव अप कर देते हैं, वो पैशन नहीं है, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे सबको? देखिए, मैं आज की जनरेशन को ये मैसेज देना चाहूंगा, तुलसीदास जी का रामायण से एक दोहा बताना चाहता हूँ, और वो अगर वो कर लेते हैं, आज की जनरेशन ने, उनके फादर्स या उनके ग्रैंडफादर, जो भी इस धरती पे लोग हैं, वो अगर कर लेते हैं ऐसा काम, तो उनके जीवन में जो कष्ट हैं वो नहीं आएंगे और जो उनको जो चाहिए वो प्राप्त कर पाएंगे।
everyone can achieve everything. This is my feeling from a दोहा of रामायण. तुलसीदास जी का दोहा है. वो दोहा है, वो क्या लिखता है सुनिए. तुलसी साथ ही विपत्ति के, तुलसी साथ ही विपत्ति के साथी कौन कौन है? उस समझिए, आप साथी समझते हैं कि ये नाम से जिसके जिसके भी आप परिवार के लोग, ये सब साथी हैं. तुलसीदास जी का ऐसे कोई साथी नहीं है. विपत्ति जब आएगी तो साथी कौन बनेगा आपका? सुनिए, वो है विद्या. पहला साथी कौन है? विद्या. दूसरा साथी है विनय, और तीसरा साथी है विवेक. चौथा साथी है साहस. पांचवा साथी है सुकृत. सुकृत का मतलब सुकृत्य, सुकर्म. छठा साथी है सुसत्य. सुसत्य मतलब सुंदर सत्य. सत्य नहीं है साथी, सुंदर सत्य साथी है. और ये अगर 7 चीजें आपके जीवन में फॉलो हो जाती है और उसके बाद भी कोई विपत्ति बच जाती है, तो बोलते हैं फिर राम भरोसो एक. फिर कहीं जाने की जरूरत नहीं है, फिर राम का ही भरोसा है, वही आपकी विपत्ति को खत्म कर सकता है. इसको मैंने अपने जीवन में अलग तरीके से समझा. जो तुलसीदास के रामायण में इसका मीनिंग लिखा हुआ है, उस मीनिंग को मैंने अपनी तरह से समझा, अपने दिमाग से एनालिसिस की, जिसको बोलते हैं स्क्रूटनी की. उसका मतलब मैंने ये कहा कि अगर ये 7 चीजें आप करने से पहले लागू करते हैं तो विपत्ति आएगी नहीं. जो समस्या है, प्रॉब्लम है, वो आएगी ही नहीं. तो आएगी नहीं तो आपको राम भरोसे कुछ करना ही नहीं है. जो शुरू में लिखा है ना, तुलसी साथ ही विपत्ति के, इस 7 को अपना अश्व मान लीजिए, घोड़ा, और इस घोड़े पे चलिए, तो कभी भी कोई सफलता को रोक नहीं सकता. मेरा ये चैलेंज है. चाहे कोई भी चीज ड्रीम कर लीजिए, सोच लीजिए. हम कहते हैं भगवान ने इस यूनिवर्स में एक मीनू सिस्टम कर रखा है, यूनिवर्स में ऊपर, और उस मीनू में आप सेलेक्ट करके टिक लगाइए. टिक लगाने के लिए ये 7 आचरण अपने जीवन में उतारिए. ये आपके अश्व है, 7 घोड़े जो है ना, सारथी रहेंगे आपके. कोई समस्या आ नहीं सकती है, आपके निकट नहीं आएगी समस्या, आपके दिमाग में नहीं आएगी. आप जो डरते हैं, डर नहीं आएगा, क्योंकि कन्विक्शन इतना स्ट्रांग होगा, क्योंकि आपका नॉलेज इतना स्ट्रांग है, आपका विवेक इतना स्ट्रांग है, आप इतने विनयी हैं कि हम किसी के सामने कोई कुछ 2 बात बोला, सुन लेंगे, क्या फर्क पड़ता है. हम तो सबसे बड़े दुनिया का डॉक्टर है, मेरे सामने ऐसे कैसे बात करें, ये नहीं चलेगा. It was great listening to Durania ji's story and he is such an inspiration. कितनी challenges के साथ इन्होंने अपने जर्नी को आगे बढ़ाया and being a CA on those days was not easy. Now हमारे पास social media है, टेक्नोलॉजी है, उस समय कुछ भी नहीं था, बट इनके हार्ड वर्क ने इनको इतना सक्सेसफुल बनाया. सो हमारे व्यूअर्स जिनको इस स्टोरी से इंस्पिरेशन मिलती है, please share this story with people who are aspiring to do something after being a CA. Keep exploring, keep questioning, keep evolving, because CA is just not a tag. Thank you for watching our podcast. Do share, like, and subscribe.